हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा ऋग्वेद काल यानी कि जो हमारा ऋग्वेद काल का जो सीरीज चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग बात करने वाले ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था। ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था क्या था, नहीं था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ऋग्वेद काल की राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के उसको हम अपलोड किए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या रूपरेखा रहेगा। तो ऋग्वेद काल के जो है अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो है ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं कि मुख्य आधार क्या था। तो मुख्य आधार हम बात करते हैं पशुचारण था। जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको एनसीईआरटी में जो है पशुचारण के बारे में मिला होगा पढ़ने के लिए, गाय के बारे में। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का नोट्स बना रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, नोट्स बना रखे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, आर्यों के आगमन एनसीईआरटी चैप्टर 8 आर.एस. शर्मा, तो हम नोट्स में पढ़ना बना रखे हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य आधार क्या था? पशुचारण था। कृषि का प्रचलन था। ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं कि कृषि का प्रचलन था, और इसका उदाहरण जैसे कि हम बात करते हैं खाद को जो है ऋग्वेद काल में क्या कहा गया है? कृषि कहा गया है, कृषि कहा गया है। ठीक है भाई, दूसरी तरफ हम बात करते हैं हल को जो है लांगल कहा गया है। यह व धान्य की चर्चा मिलता है ऋग्वेद काल में, जो कि एक तरह से हम बात करते हैं जौ की पहचान बताता है। तो कृषि अर्थव्यवस्था देख लीजिए, कृषि का चलन था जो कि ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिला। वही हम बात करते हैं कुछ शिल्प गतिविधियाँ के भी चर्चा मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं कुछ शिल्प गतिविधियों की भी चर्चा मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं चमड़े का काम करना, रथ का निर्माण करना, बढ़ईगिरी करना, तांबे व कांसे के औजार बनाना, सोने का प्रचलन था भाई, बुनाई गतिविधियाँ था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको मृद भांड का निर्माण नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लोहे के औजार नहीं मिलेगा। तो लोहे के औजार को जो है आगे हम जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा। ठीक है, वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो शिल्प गतिविधि की जानकारी जो है, शिल्प गतिविधि के देख लिया। व्यापार जो है एक तरह से हम बात करते हैं ऋग्वेद काल में सीमित था, और व्यापार जो किया जाता था ऋग्वेद काल में उपहार के ऊपर, यानी कि विनिमय प्रणाली पर, यानी कि आप हमको कुछ दीजिए और हम आपको कुछ देते हैं। यानी कि विनिमय मतलब क्या होता है कि बदलैन करना। कहते हैं ना कि जैसे कि हम लोग बैचलर लाइफ में हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि हम लोग पड़ोसी के पास जाते हैं तो कुछ लेते हैं, तो हम बोलते हैं यार तो हमारे बदले ना, इसके बदले तुम कुछ और ले लेना। आप लोग गांव में घर में भी इसी तरह करते हो कि तुम चावल दो तो हम गेहूँ देते हैं। ठीक है, धान दो तो हम मक्का देते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग शेयर करते हैं, तो इसी को हम लोग विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो ऋग्वेद काल में जो अर्थव्यवस्था था वह जो है उपहार के, यानी कि उपहार और विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, उपहार समझ रहे हैं ना, कोई तोहफा वगैरह के। ठीक है, कि उपहार में हम तुमको दे दिए कि ये लो, ये धान तुम्हारे को हम उपहार में दे दिए। इस तरह से जो है प्रचलन में था। और फिर वह धान चलता था, किसी और लोगों के साथ जाता था और सर्कुलेट करता था। तो एक तरह से जो है विनिमय प्रणाली वो अंतिम में जाकर विनिमय प्रणाली जो है एक्सचेंज का जो है रूप ले लेता था। ठीक है, बात करते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। ऋग्वेद काल में बताया जाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, और इसकी जानकारी जो है दुर्ग शब्द के आधार पर देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी, ए टू जेड कन्फ्यूजन जो है आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद काल की समाज के बारे में। ऋग्वेद काल की समाज की हम बात करते हैं तो एक तरह से देखने के मिलता है कि पितृसत्तात्मक समाज था। यानी कहने का मतलब यह था कि जो समाज होता था उसमें जो है पिता का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि प्रधान होता था। अगर एक 5 परिवार होता था तो 5 परिवार में अगर जो पिता का जो महत्व होता था वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता था, उनका काफ़ी ज़्यादा जो है पोटेंशियल होता था। कहने का मतलब जो पिताजी होते थे मुखिया की तरह होते थे। अगर इसी में अगर आप चाहे तो यूपीएससी का जो ट्रेंड होती है वो वर्तमान से अगर कहे तो रिलेट करने के लिए, तो आज जो है आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, आप इस पीढ़ी के हिसाब से, वर्तमान जनरेशन के हिसाब से आप जो है इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। मेंस में किस तरह क्वेश्चन आता है वो भी हम
धीरे धीरे हम इसमें एक फ्लो में हम कभी कभी इसमें इंडिकेट करते चलेंगे। कबीलाई समाज था, ठीक है। वर्ण विभाजन पेशे पर आधारित होता था, ठीक है। महिलाओं की स्थिति समाज में पर्याप्त गतिशीलता था, यानी कि समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, हम समझा रहे हैं। जो ऋग्वेद काल की जो समाज होता था, वह जो समाज जो पेशे के आधार पर विभाजित होता था। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने पीछे देखे थे, अर्थव्यवस्था में देखे थे, क्या देखे थे कि कोई बढ़ईगिरी काम करता था, कोई रथ का निर्माण करता था, कोई चमड़े का काम करता था। तो इनको एक तरह से हम बात करते हैं, आगे चलकर वर्ण के विभाजन कर दिया जाता था। और हम बात करते हैं कि ऋग्वेद काल की जो समाज होता था, वह जो है वर्ण में विभाजित था और 3 वर्ण में विभाजित था। जैसे कि हम बात करते हैं, पुरोहित हो गया, राजन हो गया और शेष हो गया। तो इस तरह से जो वर्ण का जो विभाजन होता था, पेशे के आधार पर होता था। अगर कोई मात्र पंडित है तो उसको पंडित का रूप दिया जाता था। पेशे अगर बात करते हैं, आपका कारीगरी के आधार पर हो गया। जैसे कि हमने देखे, कृषि करते तो अलग उसका पेशा हो की, ठीक है। कोई बढ़ईगिरी करता है तो उसका अलग जो है वर्ण होगा। तो इस तरह से जो है पेशे के आधार पर जो है वर्ण का जो है विभाजन किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया गया कि समाज में जो है पर्याप्त गतिशीलता था, काफ़ी ज़्यादा जो है चहल पहल था। क्योंकि हमें तो देखने के लिए मिल गया ना कि भाई अर्थव्यवस्था था, राजनीतिक संरचना भी था, क्योंकि उसमें एक तरह से सभा समिति और विद्वतगण हो गया। तो एक तरह से समाज में जो है पर्याप्त गतिशीलता था। ऐसा नहीं कि बस समाज में पर्याप्त गतिशीलता बाधित था, सो नहीं, रनिंग में था। तो हम बात करते हैं कि ऋग्वेद काल की महिलाओं की स्थिति क्या था। आप इसको जो पीटी के पॉइंट से लिख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमको मिल जाता है। तो ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं जो महिला की जो स्थिति थी, उसके बारे में हम 4 फीचर्स दिए हैं। जैसे कि देखिए, जो महिला होती थी उनको एक तरह से क्या होता था कि यौवन आरंभ में शादी कर दिया जाता था। 16 के 19 के उम्र तक जो है शादी कर दिया जाता था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। महिला को एक तरह से हम बात करते हैं शिक्षा प्राप्त करने का जो है अधिकार था। लेकिन ये दोनों तो यहाँ है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि ये दोनों जो है ख़त्म हो जाता है। पढ़ाएंगे आगे, आपको पता चल जाएगा। तो हम यहीं पर बता देते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ तो महिला क्या होती थी कि ऋग्वेद काल में महिला जो है यज्ञ में भाग ले सकती थी, बैठक में भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है इस पर प्रतिबंध लग गया, नहीं ले सकती थी, ठीक है। इसके बारे में तो बता चुके हैं कि ऋग्वेद काल जो है 3 वर्णों पर जो है चर्चा करता है। समाज के बारे में इसको 3 वर्ण की चर्चा करता है, पुरोहित, राजन और शेष। अब हम बात करते हैं कुछ दास एवं दासिया की भी चर्चा मिलता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ऋग्वेद काल में जो है दास और दासिया का प्रचलन था। जी हाँ, था। कैसे? तो उसमें चर्चा मिलता है, दास और दासिया की जो है चर्चा है। तो और साथ साथ हम बात करते हैं बहुपतिवाद का भी चर्चा मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें जो है सूर्य इसी तरह से जो कुछ प्रकार का जो है उसमें जो है बहुपतिवाद का वहाँ पर संदर्भ मिलता है। मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, हमने पढ़े हैं लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। भूपा या इसी तरह पर से कुछ था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अगर रामचंद्र शर्मा जी का बुक पढ़े हैं तो उसमें था सूर्या इसी तरह से कुछ था। बहुपतिवाद का जो है संदर्भ वहाँ मिलता है, संबंध यानी बहुपतिवाद का जो है चर्चा जो है मिलता है। परिवार के मुखिया की स्थिति हम बात करते हैं मजबूत था। जैसे कि हमने देखे थे कि प्रतिसत्तात्मक समाज था, तो इसी के आधार पर हम मान सकते हैं कि जो परिवार के जो मुखिया था उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिति जो है मजबूत था। समता का भाव जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अधिक प्रबल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर हम देते हैं विराम, जो कि मेरा लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे, जो कि मेरा होगा ऋग्वेद काल की धर्म। उसके बाद हम एनसीईआरटी के थोड़ा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ नहीं हुआ और सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर वीडियो में शायद हमारे पढ़ाने की अगर हेजिटेटेड है, मतलब कि हिचकिचाहट है और या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आ रहा है, क्योंकि न्यू है तो हम इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसमें इस इन्वायरमेंट में अगर हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, अगर हम इसमें ढल जाएंगे तो फिर कहीं से दिक्कत नहीं आ पाएगा।
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर कमियां हैं, आवाज़ में कमियां हैं, हमारे बोलने में कमियां हैं, या फिर कंटेंट में कमियां हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बताइए बहुत अच्छा कंटेंट है। आप इसको नोट्स को रिवीजन कर लीजिए, या फिर एक बार वीडियो देख के आप एक बार बुक को रीडिंग कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ पीटी की क्वेश्चन या फिर मेंस की क्वेश्चन इससे कहीं दूर नहीं जाएगा। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरा पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए बाय बाय। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।